हेलो गाइस, लव ऑडियो स्टोरी पर लव कॉन्ट्रैक्ट विद डेविल किंग स्टोरी अच्छी लगी हो तो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जब 500 लाइक्स मिलेंगे तब नए एपिसोड्स अपलोड हो जाएगा। अवनी ने पहले तो अयान को इग्नोर किया, मगर फिर भी अयान को अपनी ओर देखते देख उसने थोड़ा सपाट लहजे में कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं किसी से अपनी कार ठोक दूं और हमारा एक्सीडेंट हो जाए? अयान ने बिना किसी भाव से उस पर से नजरें हटाते कहा, आखिर मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? अवनी ने कहा, तो फिर मुझे यूं इस तरह उल्लू की तरह घूरना करना बंद करो और मुझे इरिटेट मत करो। अयान को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि अवनी ने उससे इस तरह बात की। अयान ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा था। अवनी ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझना उसे चाहिए जिसके साथ हमें रहना हो। मगर हम बहुत जल्द अलग हो जाएंगे, तो फिर तुम्हें अपना वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अयान एक लंबी सांस छोड़ सामने देखने लगता है। वो अब ज्यादा अवनी को परेशान नहीं करना चाहता था। अब तक अवनी का घर पर आ गया था। अवनी ने एक बड़े से विला के सामने अपनी कार रोकी। अवनी कार से बाहर आई तो अयान भी उसके पीछे पीछे कार से बाहर आ गया और उन्होंने सामने इशारा करते हुए कहा, ध्यान से सुनो, यह मेरा घर है। जब तक हम लोग इस शादी का नाटक कर रहे हैं तब तक तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना होगा, ताकि मेरे पापा को कोई शक ना हो। यह कहते हुए अवनी विला के अंदर जाने लगी। अयान भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अयान ने कहा, तो इसका मतलब तुम मुझे यहाँ पर घर जमाई बनाकर रखना चाहती हो? अयान के मुंह से ऐसी बात सुन अवनी जैसे रुक गई। उसके मुंह से थोड़ी सी हंसी निकली और वह पीछे मुड़कर अयान को देखने लगी। उसने अयान से कहा, अच्छा तो क्या तुम मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो? बेशक मुझे यकीन है कि तुम्हारा घर भी तुम्हारे फोन की तरह ही होगा। चलो एक शर्त रखते हैं, अगर तुम्हारा घर इस विला से अच्छा और बड़ा हुआ तो बेशक हम तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हैं। अवनी की बातों से अयान समझ चुका था कि अवनी उसे कोई वैल्यूएबल पसंद नहीं समझती थी, वह सिर्फ उसे एक मामूली सा इंसान समझती है। आज तक किसी ने भी अयान के सामने इतना ज्यादा पावर नहीं किया था। आखिर करता भी कैसे अयान के सामने टिके रहने की औकात दुनिया में किसी की नहीं थी। अवनी भी शायद अयान की सच्चाई नहीं जानती थी, इसीलिए उससे इस तरह से बात कर रही थी। अगर वह जानती कि अयान कपूर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक है तो वह कभी भी उससे इस तरह से बात करने के बारे में सोचती तक नहीं। वहाँ के सारे नौकर अवनी और अयान को ही देख रहे थे, इसलिए अवनी अब आगे अयान को और कुछ नहीं कहा और वह अपने कमरे की तरफ ऊपर जाने लगी। अयान भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। अवनी का कमरा राजकुमारी की तरह था, मगर उसे देख अयान को बिल्कुल भी नया नहीं लगा, क्योंकि ऐसी कोई भी ऐशो आराम की चीज नहीं थी जो अयान ने ना देखी हो। अयान के चेहरे पर कोई भी ऐसे हाव भाव नहीं थे जिससे कहा जा सके कि वह अवनी की लाइफस्टाइल से इम्प्रेस हुआ हो। अवनी यह बात कब से नोटिस कर रही थी। अवनी बहुत ही अलग अलग लग रहा था, क्योंकि ऐसी लाइफस्टाइल और लोगों के लिए एक सपने की तरह होता है, मगर अयान के बारे में ऐसा नहीं था। अवनी बयान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब उसे अयान के बारे में जानने में उत्सुकता हो रही थी। फिर उसने कुछ सोचकर अयान से पूछा, अच्छा तो अब बताओ, आखिर तुम करते क्या हो और तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते थे? अयान ने उसे बात बदलते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो, मगर तुमने ही तो अभी अभी कहा था कि हमें साथ नहीं रहना, फिर एक दूसरे के बारे में जानकर क्या ही करेंगे? अयान ने सच कहा था, क्योंकि यह बात अभी थोड़ी देर पहले अवनी ने खुद कही थी। इसके बाद उनके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा था। आखिर वह कहती भी क्या? अवनी बिना कुछ बोले अपने बैग से कुछ पेपर्स निकालती है और अयान को साइन करने के लिए देती है। असल में वह पेपर्स मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थे। उनमें साफ साफ लिखा था कि यह शादी सिर्फ टेम्पररी है और अवनी जब चाहे तब इस रिश्ते को खत्म कर सकती है। अयान उन पेपर्स को पढ़कर एक डेविल स्माइल देता है और बिना कुछ कहे उन्हें साइन कर दिया। अवनी पेपर्स को फिर से बैग में रखकर शावर लेने के लिए चली जाती है। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वह वापस आई तो उसे कमरे में अयान कहीं नहीं दिखा। अवनी अपने रूम से बाहर निकल नीचे देखने लगी। फिर उसने एक मेल से अयान के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैडम सर तो थोड़ी देर पहले ही चले गए। अवनी को बिल्कुल भी पड़ी नहीं थी, मगर फिर भी वह सोच रही थी कि आखिर वह बिना बताए चला कैसे गया। दूसरी ओर ऑफिस में शेखर बहुत ही परेशान था। वह ऑफिस के इधर से उधर बहुत चक्कर काट चुका था, मगर उसे अब तक अवनी नजर नहीं आई और न ही उसका फोन लग रहा था। अवनी रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। आज अवनी बहुत लेट थी।
अवनी के सुबह न आने के कारण सारे ऑफिस का स्टाफ तरह तरह की बातें कर रहे थे। मिस्टर राजवीर सिंघानिया के नासाज हालत के बारे में सभी को पता था, इसलिए उन लोगों को लग रहा था कि शायद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई होगी या फिर पता नहीं कुछ और। मगर अब अवनी के आ जाने के बाद सभी को तसल्ली हो गई थी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक था। उनकी बॉस अब ऑफिस आ चुकी थी। हालांकि हमें काम के मामले में बहुत शक्ति, मगर उसका भी है सबके प्रति बहुत अच्छा था, इसलिए सब लोग उसे अच्छी रिस्पेक्ट देते थे और उसे पसंद करते थे। अयान अवनी के घर से निकलकर सीधा अपने विला की ओर निकला। इत्तेफाक से उसका घर अवनी के घर से बहुत कम दूरी पर था। अपने घर तक पहुंचने में अयान को तकरीबन 20 मिनट हुए। कुछ भी इन्फॉर्म किए बिना अयान के सुबह ऑफिस न आने पर अजय बहुत परेशान था। हालांकि कल रात अयान ने उसे बहुत डांटा था, मगर फिर भी रूही के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाया था। हालांकि उसे अयान की चिंता थी, इसीलिए वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। वो अयान के न आने पर दोपहर लंच टाइम पर खुद ही अयान के घर आ गया। उसने घर के नौकरों से पूछा तो उसे पता चला कि अयान तो सुबह से ही विला चला गया था और अगत भी अयान के बारे में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि अयान ने उसे पीछे आने से सख्त मना किया हुआ था। अजय परेशान होकर अयान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने सामने से चलकर आ रहे अयान को देखा। वह विला के एंट्रेंस पर अगत से बातें कर रहा था। उसे एक पल यकीन नहीं आया कि सामने से जो इंसान चलकर आ रहा था वह अयान ही था। कड़ी धूप में बिना किसी परेशानी वह पता नहीं कहां से आ रहा था, मगर एक बात थी, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जिससे यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वह कितना खुश था। यह एक जीत की खुशी थी, जाने वह कुछ जीत गया था। पहले तो अजय को बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि उसने अभी तक रूही के बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया था। वह अयान के सामने आने से बेशक डर रहा था, मगर अयान को देख उसका डर थोड़ा कम हुआ। अयान विला के अंदर चला जाता है और जाते जाते वह धीरे से अजय से कहता है, तुम ऊपर स्टडी रूम में आकर मुझसे मिलो। अजय हड़बड़ी में अयान के पीछे पीछे जाने लगता है। अयान उसे कल रात से हुई सारी घटनाओं को समझाता है। पहले तो अजय को यकीन नहीं आ रहा था कि उनके बॉस ने इतनी आसानी से और इत्तेफाक से रूही को ढूंढ लिया, मगर तभी अयान ने और एक बात कही जिससे अजय का दिमाग घूम गया। अयान ने कहा, देखो अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो तुम्हें अब यह साबित करना है कि वही रूही है। अजय ने एक्साइटेड होकर पूछा, पर सर अगर आप कंफर्म नहीं थे तो फिर आपने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली, अगर वह रूही मैम ना हुई तो। अजय के मुंह से ऐसी बात सुन अयान ने अपनी दोनों ही मुट्ठी कठोरता से बंद कर ली। उसकी गहरी काली आंखें डरावनी हो गई और उसका कॉल डोरा और भी ज्यादा डार्क एंड कोल्ड हो गया। अयान के ऐसे खतरनाक हाव भाव देख अजय अचानक से डर गया। उसकी सांस से गले में ही अटक गई और वो कुछ भी आगे नहीं बोल पाया। अयान ने कहा, यह सिर्फ मैं तुम्हें तसल्ली के लिए कह रहा हूँ, मगर मुझे यकीन है कि वह रूही है। अजय बहुत ही हिम्मत जुटा धीमे से बोला, जी सर मैं समझ गया। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। अजय के जाने के बाद अयान अपने ऑफिस चला जाता है। दूसरी ओर अवनी अपने केबिन में बैठकर हाल ही में चल रहे कंपनी के प्रोजेक्ट हर काम कर रही थी। उसने अपने फैमिली लॉयर को अपने पापा के घर भेज दिया था, क्योंकि राजवीर जी ने उनको ऐसा करने के लिए बोला था। वो जानती थी कि उसके पापा को लॉयर से क्या काम होगा। उसने कुछ सोचा और फिर अपने फ़ोन से अयान को टेक्स्ट मैसेज किया। अयान बहुत ही जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आई। ऐसा शायद अयान की जिंदगी में पहली बार हुआ था। मीटिंग में बैठा हर एक इंसान हैरान था। उनका बॉस कभी इस तरह का बिहेव नहीं करता था। अयान तो मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रहा था, और तो और अयान के बदलते बिहेव को देख अजय अपनी पॉकेट से रुमाल निकाल अपने सर पर आए पसीने को पोंछने लगा। अवनी ने लिखा था, बिना बताए कहाँ चले गए तुम? क्या तुम्हें याद नहीं, हमें शाम को मेरे पापा के यहाँ डिनर पर जाना है। अयान जैसे पूरी मीटिंग भूल चुका था। उसने सबको इग्नोर कर अवनी को पहले मैसेज करना ठीक समझा। अयान ने टेक्स्ट मैसेज किया, अभी डिनर में बहुत वक्त है, तुम अभी से इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? पता नहीं क्यों पर अयान के ऐसे रिप्लाई से अवनी को अच्छा नहीं लगा। अवनी अपना फ़ोन धीरे से टेबल पर पटक देती है और अपना ध्यान अपने काम पर लगाती है। शाम हो चुकी थी। अवनी को उसके पापा की तरफ से 2 फ़ोन कॉल आ चुकी थी। वह जल्दी से अपना काम निपटा ऑफिस से निकलती है। अवनी जाते वक्त चिराग को कॉल कर कहती है, सुनो, तुम अयान के बारे में सब कुछ पता लगाना शुरू करो, उसकी पहचान मुझे परेशान कर रही है। अवनी ने इतना बोल फ़ोन रख दिया। अवनी नीचे पार्किंग की ओर जा रही थी।
वह मन ही मन सोच रही थी कि अयान ने कहा था कि वह दिन के वक्त तक आ जाएगा, फिर भी अब तक इसका कोई पता नहीं था। अगर वो नहीं आया तो अवनी को अपने पेरेंट्स के सामने एम्बेरेस फील होगा। मगर जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी, अवनी ने सामने देखा, अयान अपने दोनों हाथ अपने दोनों पॉकेट में डाल खड़ा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वह कब से अवनी का ही इंतजार कर रहा था। अयान को पहले से वहां देख अवनी थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। आखिर अब वह उसे अपने पापा से अच्छे से मिलवा सकती थी। वह दोनों ही जाने के लिए तैयार थे। अवनी ऑफिस से ही सीधा अपने पापा से मिलने जाने वाली थी। वह लोग जाते उससे पहले ही अवनी ने अयान से कहा, सुनो हम लोग जाएं, उससे पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अयान ने सवालिया नजरों से अवनी की ओर देखते हुए कहा, हाँ बोलो। अयान जानता था कि जरूर अवनी कुछ जरूरी कहना चाहती होगी, वह भी गंभीरता से अवनी की बात सुन रहा था। अवनी ने कहा, देखो पापा की तबीयत अभी अभी ही ठीक हुई है, इसलिए उनके सामने कल रात वाले हादसे का जिक्र बिल्कुल मत करना। अवनी नहीं चाहती थी कि उनके पापा यह सब कुछ जान उसके बारे में परेशान हो। वह उन्हें किसी भी तकलीफ से गुजरने नहीं देना चाहती थी। अयान ने अवनी को तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा के सामने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलूंगा। क्या अब हम चल सकते हैं? उसके बाद वह दोनों ही सिंघानिया मेंशन जाने के लिए निकलते हैं। अवनी की कार उसका ड्राइवर चला रहा था। अयान और अवनी पीछे बैठे हुए थे, मगर पूरे रास्ते उन दोनों ने एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की। अनन्या अवनी की शादी से बिल्कुल बेखबर थी। वो तो बस राहुल का ही इंतजार कर रही थी। मगर आज उसके पापा ने उसे अपने घर डिनर पर बुलाया था, इसलिए वह अपने फ्लैट से सिंघानिया मेंशन गई हुई थी। सिंघानिया मेंशन एक बहुत बड़ा घर था, मगर उनमें रहने वाले लोगों की बहुत कमी थी। जब तक कि अनन्या और अवनी दोनों ही सिंघानिया मेंशन में रहती थी, उन दोनों के बीच बहुत बार लड़ाई हो जाया करती थी। उन दोनों के बीच बचपन से ही अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए अनन्या ने जीतकर अपनी प्राइवेसी का बोल अलग से अपने लिए एक फ्लैट खरीदा था और वो पहले ही वहां रहने जा चुकी थी। मगर अवनी तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहती थी। फिर भी उसके पापा ने जिद कर अवनी के बर्थडे पर एक बहुत बड़ा विला उसे गिफ्ट में दिया। हालांकि इस बात पर अनन्या बहुत ही चिढ़ गई थी और उसकी अवनी के साथ बहस भी हुई थी। उस वक्त अवनी के पापा अवनी से बहुत ही खुश थे, क्योंकि अवनी की वजह से उसे एक बहुत बड़ी बिजनेस डील मिली थी। वो इसीलिए अवनी को गिफ्ट देना चाहते थे, मगर अनन्या ने इसे गलत तरीके से ले लिया और वह अपने पापा से नाराज भी हो गई थी। मगर फिर सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। अवनी बहुत कम ही उस विला में जाया करती थी, जब वह अकेला रहना चाहती हो। आज सिंघानिया मेंशन में बहुत बड़ा ग्रैंड डिनर था। अनन्या वहां का माहौल देख हैरान थी। उसे तो लगा था कि उसके पापा ने उसे सिर्फ मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि आज ही उन्हें डिस्चार्ज मिला था। मगर यहाँ तो जैसे कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हो ऐसी तैयारियां की गई थी। वह अपनी मॉम से पूछने ही वाली थी कि आज कौन खास मेहमान आने वाला है। तभी अवनी अयान के साथ वहां पहुंच चुकी थी। अवनी को भी वहां आया देख अनन्या का मूड खराब हो जाता है। मगर जब वो अवनी के साथ एक लड़के को आया देखती है, वह बस उसे देखते ही रह जाती है। उसने आज तक अयान जितना हैंडसम लड़का अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो एक पल के लिए तो अपने ही ख्यालों में खो गई। मगर अचानक से उसके दिल में ठंड की एक लहर दौड़ गई, जिससे वह डर से कांपने लगी। उसने एक पल के लिए सोचा कि कहीं अवनी ने उस लड़के से शादी तो नहीं कर ली होगी। मगर बाद में वो अपने दिल को तसल्ली देने लगी कि नहीं, यह नहीं हो सकता। शायद वो उस लड़के से शादी करने वाली हो, मगर वह अभी सिर्फ उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लाई हो। मगर यह बात तो सिर्फ अवनी ही बता सकती थी। अयान बस चुपचाप खड़ा था, वो किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहा था। अवनी जाकर पहले अपने पापा को गले से लगा लेती है। उसके बाद अवनी की मॉम अवनी से कहती है, तुम्हारे पापा कब से बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अवनी ने थोड़ा हंसते हुए कहा, मुझे पता है, पापा ने मुझे अब तक कितनी बार कॉल कर कर पूछा कि कब आओगी। देखिए अब मैं आ गई। वो लोग हंसते मुस्कुराते लिविंग एरिया की तरह जाने लगते हैं। इस बीच अनन्या बस अयान को ही नोटिस कर रही थी। पहले तो अयान अपनी जगह पर यूं ही खड़ा रहा। रागिनी जी ने देखा कि अयान अभी भी वही खड़ा है, तो उन्होंने कहा, अरे बेटा तुम यहाँ क्यों खड़े हो गए? चलो, दोपहर को भी तुमसे ठीक से मिल भी नहीं पाए। उसके बाद अयान बिना किसी हाव भाव उन लोगों के साथ लिविंग एरिया में जाकर बैठ गया। वहां पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। दरअसल अयान नहीं जानता था कि इतने सारे लोगों के बीच आखिर वह क्या बोले। उसने तो आज तक किसी भी रिश्तेदारों को हैंडल नहीं किया था। वो सिर्फ अपने पापा के करीब था। वो अपनी मोम के जाने के बाद बिल्कुल अकेला था। उसे तो सिर्फ लोगों को ऑर्डर देना,
और उन्हें फॉलो करवाना जानता था। अयान को चुपचाप देखकर रागिनी जी को कुछ ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि जैसे अयान को शायद यहाँ आकर अच्छा नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने कहा, चलिए सब डिनर कर लेते हैं, उसके बाद तुम लोगों से एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। अनन्या कब से पूछना चाहती थी कि आखिर ये लड़का कौन है, मगर अभी तक किसी ने उसे अनन्या से इंटरव्यू करवाया ही नहीं, ना ही अवनी ने उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाया। उन सबको देखकर तो यही लग रहा था कि अवनी के मम्मी पापा पहले से ही उस लड़के से को जानते थे। अनन्या बड़ी बेचैन थी। दूसरी ओर अवनी को कब से यह डर खाए जा रहा था कि अगर उसके पापा ने अयान के बारे में कुछ भी पूछा या फिर उन्होंने खुद ही अयान से कोई सवाल किया तो पता नहीं अयान उनका क्या ही जवाब देगा। मगर अवनी के पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने पूरे दिन के वक्त अयान खूब खातिरदारी करी, मगर उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि वह कौन है, उसका खानदान क्या है और वह करता क्या है। शायद इसीलिए कि अवनी के पापा को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। वो बस उसकी खुशी में ही खुश थे। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अयान की वजह से अवनी को अब तक कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। दिन के बाद वह लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। अनन्या कब से यह पूछना चाह रही थी कि आखिर वह लड़का कौन है, मगर अब तक उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यह सोचकर कि कहीं वह सच में अवनी का पति ना हो या फिर अवनी उससे शादी ना करना चाहती हो। वह चाहकर भी अयान के बारे में कुछ भी पूछ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद सिंघानिया फैमिली का लॉयर वहां पहुंच चुका था। उसके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार थे जो राजवीर जी ने उसके पास बनवाए थे। सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के बंटवारे के थे। लॉयर को वहां देख अनन्या तो जैसे सदमे में आ गई। उसने डर के मारे तुरंत ही अपने पापा से पूछा, पापा यह लॉयर अंकल यहाँ पर क्यों आए हैं? राजवीर जी ने हंसते हुए कहा, इन्हें यहाँ मैंने ही बुलाया है। मैं आज अपनी सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने वाला हूँ। अनन्या तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपने पापा से पूछने लगी, मगर पापा आपने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया और फिर आपकी उस शर्त का क्या हुआ? राजवीर जी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। मैं प्रॉपर्टी का बंटवारा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि अवनी ने उस शर्त को पूरा कर दिया, इसीलिए 95% प्रॉपर्टी में आज ही उसके नाम कर दूंगा और बाकी की तुम्हारे नाम। यह सुन अनन्या को जैसे चक्कर से आने लगे। वह तुरंत ही अपनी जगह पर फिर से बैठ गई। वह आगे कुछ भी नहीं बोल पाई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बहन इतनी फास्ट निकलेगी। उसने आज ही शादी कर ली। राजवीर जी के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी थी। उन्होंने यह भाप लिया था कि अनन्या बहुत ही दुखी हो गई थी। आखिरकार वह भी उनकी ही बेटी थी, वह उन्हें इतना दुखी नहीं देख सकते थे। फिर उन्होंने मामले को थोड़ा बेहतर करते हुए कहा, भले ही अपनी प्रॉपर्टी के बड़े हिस्से की हकदार है, मगर अनन्या को यह चॉइस दी जाएंगे कि वह अपने पास क्या क्या रखना चाहती है, मगर सिर्फ 5% ही। अनन्या बहुत ही दुखी और परेशान थी। वह मन ही मन राहुल को कोस रही थी कि आखिर वह क्यों समय से वापस नहीं आ गया। उसके हाथ से इतनी बड़ी बात ना निकल जाती अगर वह वक्त से आ गया होता। अवनी को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पूरा बिजनेस तो अब सिर्फ उसका ही था। चाहे अनन्या इनमें से कोई भी 5% प्रॉपर्टी रखे, अवनी को क्या ही तकलीफ हो सकती थी। अनन्या बेमन से सारे पेपर देखने लगी। उसे जो भी पसंद आ रहा था वह उन सबको साइड में रखते आ रही थी। हालांकि उसे सिर्फ 5% प्रॉपर्टी ही दी जा रही थी, मगर यह भी कुछ कम नहीं था। यह इतना ज्यादा था कि कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी ऐश और आराम से बिता सकता था। तभी अनन्या की नज़र उन पेपर्स पर पड़ी जो उस विला के थे जहां अवनी रहती थी। अनन्या ने उन पेपर्स को भी उसी के साथ रख दिया जो उसे चाहिए था। उसके साथ ही लॉयर ने कहा, अनन्या बिटिया का हिस्सा पूरा हुआ। तभी अवनी ने आपत्ति जताते हुए कहा, लेकिन पापा यह तो मेरे घर के पेपर से। अब राजवीर जी धर्म संकट में आ गए थे। आखिर वह क्या करते? उन्होंने यह विला अवनी को गिफ्ट किया था, मगर दूसरी तरफ वह अभी भी उनके नाम भी था और ऊपर से उन्होंने अनन्या को चॉइस दी थी, तो अनन्या ने जानबूझकर उसी विला को चुना, क्योंकि वह जानती थी कि अवनी उसे इतनी आसानी से नहीं देने वाली। अनन्या ने गुस्से से कहा, तो क्या हुआ अगर आप वहां रहती हैं? यह अभी भी पापा के नाम है और मुझे वो विला भी चाहिए। वैसे भी पापा ने मुझे अपनी चॉइस से अपना हिस्सा लेने को बोला था। अवनी गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हो गई और वह कहने लगी, तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो, क्योंकि तुम जानती हो कि मुझे वह घर पापा ने गिफ्ट में दिया था। तुम दूसरी भी कई चीजें मांग सकती थी, आखिर तुम्हें वही घर क्यों चाहिए? अनन्या इस बार गुस्से से सारा मामला बिगड़ना नहीं चाहती थी। वह अवनी से किसी भी हाल में जीतना चाहती थी।
वो तुरंत ही अपनी नौटंकी शुरू कर देती है और वह अपने मम्मी पापा के सामने ही रोना चालू कर देती है। अनन्या ने रोते हुए कहा, पापा आप ही दीदी को ही साइड देंगे? एक तो मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी का इतना छोटा हिस्सा दिया जा रहा है, उसमें भी मैं कुछ भी अपनी पसंद का नहीं रख सकती। आखिर दीदी को सब कुछ क्यों चाहिए? क्या वह इतना बड़ा हिस्सा पाकर भी खुश नहीं? अनन्या को इस तरह रोता देख अवनी भी आगे कुछ नहीं बोली। उसे लगा अगर वह ज्यादा कुछ बोलेगी तो उसके मम्मी पापा को बुरा लग सकता है। आखिर वह अपनी छोटी बहन के साथ बुरा बिहेव नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके मम्मी पापा अनन्या की सच्चाई नहीं जानते थे। वो तो उन्हें नासमझ और नादान बच्ची ही समझते थे, जिसे अभी लाइफ के सही मायने पता नहीं। मगर सिर्फ अवनी ही जानती थी कि अनन्या कितनी खतरनाक और चालाक लड़की है। अनन्या को रोता देख अवनी चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। वो अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अयान चुपचाप बैठा हुआ दोनों बहनों के बीच की बहस देख रहा था। वो अनन्या की परेशानी अच्छे से जान पा रहा था। राजवीर जी बेबस होकर अपनी दोनों ही बेटियों की ओर देख रहे थे। आखिर कौन उनकी बेबसी को समझेगा? अनन्या तो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। अवनी अपने पापा को इतना बेबस देख हालात के सामने हार मान लेती है और अपने पापा से कहती है, कोई बात नहीं पापा, अब आपने कह ही दिया है तो भले ही अनन्या जो चाहे वह चुन सकती है। मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर अनन्या को वह विला चाहिए तो मैं कल ही अपना सामान शिफ्ट कर लूंगी। राजवीर जी अवनी की समझदारी पर बहुत खुश थे। अवनी को हार मानता देख अनन्या बहुत ही खुश हो गई। आखिर उसे थोड़ी देर के लिए ही मगर जरूर लगा कि वह उसके सामने जीत गई। वह सिर्फ इतना ही खुश हो सकती थी। अनन्या सिर्फ इतना ही ले सकती थी, उससे ज्यादा वह कुछ भी नहीं मांग सकती थी। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। उसके बाद राजवीर जी ने अपने कहे मुताबिक दूसरी प्रॉपर्टी अवनी के नाम करने का फैसला कर दिया। राजवीर जी ने लॉयर से सारी बात कर ली। अभी सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने में 2 से 3 दिन लगने वाले थे। उसके बाद लॉयर भी वहां से चले जाते हैं। अब काफी रात हो चुकी थी। अयान और अवनी भी वहां से जाने के लिए राजवीर जी और रागिनी जी से इजाजत लेते हैं। मगर तभी रागिनी जी मुस्कुराते हुए अवनी के पास जाती है और उससे कहती है, आज तुम्हारी शादी हुई है, इसलिए आज तुम्हारी सुहाग रात है। अपनी माँ को यह सब कहते देख अवनी थोड़ा घबरा रही थी। अयान इस वक्त सिर्फ अवनी को ही देख रहा था। एक बार अवनी ने जब अयान की ओर देखा तो अयान की आंखों में एक अलग ही चमक थी। अवनी उसे देख थोड़ा घबरा गई। उसे ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ। वो ये नहीं जानती थी कि यह डर या घबराहट है या फिर कुछ और। रागिनी जी ने आगे बोलना जारी रखा, इसीलिए मैंने तुम दोनों के लिए शहर के बेस्ट होटल में सुहागरात के रूम बुक करवाया है। यह समझ लो यह मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए शादी का एक छोटा सा गिफ्ट है। अवनी ने रागिनी जी की बात टालने की कोशिश करते हुए कहा, मगर माँ आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अवनी को ऐसा कहते देख रागिनी जी ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, क्या मतलब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी? तुमने शादी भी अपने पापा के कहने की वजह से इतनी जल्दी कर ली। क्या हमारे कोई अरमान नहीं थे तुम्हारी शादी को लेकर? पहले तो तुम बिल्कुल नहीं मानी और अब देखो, और तुम्हारे पापा तो एक बहुत बड़ी पार्टी भी रखने वाले हैं। अवनी अपनी मॉम की सारी बातें टालने की नाकाम कोशिश कर नहीं थी, मगर रागिनी जी ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। आखिरकार अवनी को उनकी बात माननी ही पड़ी और उसने आखिर में कहा, ठीक है मॉम, आप इतना जिद कर रही है तो फिर मैं मना नहीं करूंगी। उसके बाद रागिनी जी के कहने पर सिंघानिया फैमिली का ड्राइवर अवनी और अयान को होटल छोड़ने चला जाता है। होटल पहुंचकर अवनी ने अयान से कहा, देखो हमें यहाँ साथ रहना होगा। अगर मॉम को पता चला कि हमने उसकी बात नहीं मानी तो वह बहुत नाराज होगी और मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। अयान ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। वह अवनी की बात का कोई खास जवाब नहीं दे रहा था। अवनी भी उसे इग्नोर कर कमरे में चली जाती है। वो कमरा फूलों और लाइटिंग से सजा हुआ था, बिल्कुल उसी तरह सजा हुआ था जिस तरह न्यूली वेडेड कपल का कमरा होता है। कमरे की ऐसी हालत देख अवनी परेशान होते हुए अपने सर पर हाथ रख सोफे पर जाकर बैठ जाती है और उसने एक लंबी सांस छोड़ी। वह धीरे से बुदबुदाती है, ओह मोम आप भी ना। इस वक्त अयान सिर्फ अवनी को ही देख रहा था। अयान को तो बस अवनी को देखने से ही सुकून मिल रहा था, जैसे वह सदियों से भी बिछड़े अपने प्यार को पा सकता हो। वहाँ कमरे में अवनी और अयान के लिए अच्छे से कपड़े भी रखे हुए थे। अवनी दिन भर की भागदौड़ से थोड़ी थकान फील कर रही थी। वह तुरंत ही शावर लेने के लिए चली जाती है। दूसरी ओर अयान सुकून से सोफे पर बैठ गया। वह बार बार सजे हुए उस कमरे को देख रहा था। तभी उसे अपने फोन की वाइब्रेशन महसूस हुई। उसको किसी का मैसेज आया हुआ था।
यह मैसेज अजय की ओर से था। अजय ने लिखा था, सर मैंने अवनी मैम और उनके पेरेंट्स के डीएनए टेस्ट करवाएं। वो दोनों ही अवनी मैम के बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। अयान ने एक डेविल स्माइल के साथ हंसते हुए लिखा, मुझे यकीन था, पता करो कि आखिर वह उन लोगों को कहाँ मिली। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ और उसके बचपन के बारे में भी। इतना कहकर अयान ने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रख दिया। अयान को अपने आप पर पूरा यकीन था। आखिर वो और उसकी फीलिंग्स गलत नहीं हो सकती थी। वो रूही को आंख बंद कर भी पहचान सकता था। चाहे कितने ही साल क्यों न हो गए हो, आज भी वह उस लड़की में से वही फ्रेग्रेंस महसूस कर सकता था जो वो सालों पहले करता था। अवनी शावर लेकर वापस आ चुकी थी। उसने वही नाइट ड्रेस पहन रखा था जो उसके लिए यहाँ पर रखा गया था, मगर वह उसे ऊपर से बहुत ही खुला खुला लग रहा था, इसीलिए वह अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे इस हालत में अयान के सामने जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। अवनी को बाथरूम से बाहर आया देख अयान उसकी ओर बढ़ने लगता है। अवनी को तो पहले लगा कि शायद अयान फ्रेश होने के लिए जा रहा है, मगर अवनी गलत थी। अयान तो अवनी के पास ही आ रहा था। उसने बिना किसी चेतावनी अवनी को अचानक कमर से टाइट पकड़ लिया और खुद की ओर खींच लिया। अवनी ऐसे अचानक हुए इंसिडेंट से बेखबर थी, इसीलिए पहले तो वो कुछ भी समझ नहीं पाई, मगर जब उसने खुद को अयान की बाहों में पाया तो वह अयान पर गुस्सा हुई और वह अयान को धक्का देने लगी। अवनी बहुत स्ट्रांग थी, वो एक साथ 10 आदमियों पर भी भारी थी। वो किसी से नहीं डरती थी, मगर आज वह अकेले अयान का सामना नहीं कर पा रही थी। अयान भी कुछ कम स्ट्रांग नहीं था। अवनी उसे बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही थी और न ही खुद उसकी बाहों से छूट पा रही थी। इससे तो अवनी को और भी ज्यादा गुस्सा आना चाहिए था, पर फिर भी ऐसा नहीं था। अवनी वाकई में अयान से इम्प्रेस थी। आज तक किसी ने अवनी को इस तरह अपनी बाहों में कैद नहीं किया था। कुछ पल अयान की बाहों में रहने के बाद अवनी ने महसूस किया कि वह अयान से जीत नहीं पा रही। बार बार कोशिशों के बाद भी वो अयान की मजबूत बाहों से छूट नहीं पा रही। आखिर में उसने अपनी सारी कोशिशों को बंद कर दिया और वह अयान की आंखों में देखने लगी। अवनी ने अयान से कहा, यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। अवनी को अपनी बाहों में यूं छटपटाते देख अयान ने तुरंत ही अवनी को छोड़ दिया। अवनी उससे तुरंत ही दूर हो गई और अयान को गुस्से से घूरने लगी। अवनी को छोड़कर डेविल स्माइल के साथ हंसते हुए अयान फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। हालांकि अवनी कभी किसी से नहीं डरती थी, मगर आज वह अयान से घबरा रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी। न जाने अयान के दिमाग में क्या चल रहा था। अवनी जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहती थी। आखिर वह एक अनजान के साथ पूरी रात इस कमरे में कैसे बिता सकती थी, और ऊपर से वो अनजान आदमी अवनी का लीगल पति था। भले ही अवनी उसके नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अवनी यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके कपड़े अभी बाथरूम में रह गए थे और अभी जो उसने नाइट ड्रेस पहना था, अगर वह उसी में बाहर निकलती तो हर कोई उसे ही देखता। इससे अच्छा तो वह इसी कमरे में रुक जाती। अवनी ने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाल चिराग को मैसेज किया। उसने लिखा, अयान के बारे में अब तक जो भी पता चला वो सब कुछ मुझे तुरंत ही बताओ। चिराग हमेशा अवनी के मैसेज का तुरंत ही रिप्लाई कर दिया करता था। उसने तुरंत लिखा, सॉरी बॉस, हम सुबह से पता करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब तक उनके नाम के अलावा हम उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। मगर यह बात साफ है, वह कोई आम इंसान नहीं, वरना हम उनके बारे में सब कुछ पता लगा लेते। वह हमारी सोच से बहुत आगे है। अवनी उसके जवाब में कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। आखिर चिराग अयान के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाया था। अयान क्या इतना ज्यादा मिस्टीरियस था? आखिर वह कौन था जिसके बारे में चिराग भी पता नहीं लगा पा रहा था? चिराग छोटी सी उम्र में ही एक बहुत बड़ा हैकर था। वह कोई भी इंफॉर्मेशन हैक कर सकता था, चाहे वह किसी के भी बारे में हो, सिर्फ कुछ लोगों को बात करके। क्या अयान उन लोगों में से ही कोई एक था जिस तक अवनी कभी नहीं पहुंच सकी थी? चिराग की कहीं हर एक बात अवनी को परेशान कर रही थी। अवनी इन्हीं सवालों में उलझी हुई थी कि उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ आनी बंद हो गई। वो समझ गई थी कि अयान अभी थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगा। वो बेड से दूर जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र उन कपड़ों पर जाती है जो अयान के लिए उस कमरे में रखे गए थे, मगर अयान तो उसे अपने साथ ले ही नहीं गया था। अवनी बस इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी अयान बाथरूम से बाहर आ गया। उसने अभी अपनी कमर पर एक टॉवल लपेट रखी थी। उसके गीले बालों से गिर रही पानी की बूंदें बार बार उसके सीने पर गिर रही थी। शायद अवनी ने इतना ज्यादा हैंडसम आदमी अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था।
अयान का फेस इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि कोई भी लड़की उसकी ओर खींची चली आती और उसकी बॉडी भी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव और परफेक्ट थी। अवनी चाह कर भी उस पर से अपनी नज़रें हटा नहीं पा रही थी, मानो वो खुद को खो चुकी थी। तकरीबन कुछ मिनटों बाद अवनी को एहसास हुआ कि अयान जैसे उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था, और वो उसने कामयाब भी हो गया। अवनी तो अपने होश खो बैठी थी। वो अयान पर बहुत गुस्सा हुई। वो अगर थोड़ी और अयान को ऐसे ही देखती तो वह सब कुछ भूल जाती। ये शादी तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था। अवनी तुरंत ही अपने चेहरे और आंखों पर हाथ रख लेती है और दूसरी ओर मुड़ते हुए अयान से चीख कर कहती है, बदतमीज इंसान, क्या मैं इतनी भी तमीज नहीं? इस तरह तुम मेरे सामने कैसे आ गए? जल्दी से अपने कपड़े पहनो। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर रही थी और उसने अपना मुंह फेर लिया था, मगर उसे अपनी और किसी के आने की आहट सुनाई दी तो उसने अपनी आंखों को खोला तो उसने देखा कि अयान बिल्कुल उसके पास आकर बैठ गया था। अवनी तुरंत ही सोफे से उठ गई। वो अयान को डांटते हुए बोली, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? दूर रहो मुझसे। आखिर तुम यह सब कर कर क्या साबित करना चाहते हो? अयान खड़े होकर अवनी का हाथ पकड़ लेता है और अवनी से कहता है, आज हमारी सुहागरात है, तुम्हें मेरे साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। आज मुझे सिर्फ तुमसे एक किस चाहिए, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं जानता हूँ आज तुम बहुत थक गई हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहता। अयान के इतने जल्दी बदले तेवर को देखकर अवनी का तो जैसे सर घूम गया। वह नहीं जानती थी कि अयान उससे अकेले में इस तरह का बिहेव करेगा। अवनी ने अयान का हाथ झटकते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? यह क्या बकवास कर रहे हो? अयान ने कहा, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। पसंद करता हूँ मैं तुम्हें, और तुम अब मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। अगर तुम चाहो तब भी नहीं। अवनी हैरान परेशान होकर अयान की ओर देख रही थी। आखिर वह किस मुसीबत में फंस गई थी? हालांकि उसकी सिक्स्थ सेंस उसे कब से कह रही थी कि जरूर अयान उसे पसंद करता है, इसीलिए वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया होगा, मगर वह इस तरह से जिद करेगा, ये वो नहीं जानती थी। अवनी तो पहले ही क्लियर कर चुकी थी कि वह लोग यह शादी सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे थे। उसके बाद वो जब चाहे उससे डिवोर्स ले सकती थी। फिर अयान को इस तरह से अभी अवनी के सामने पेश आने की क्या जरूरत थी? अवनी तुरंत ही अपने कदम पीछे लेने लगती है। जैसे जैसे अवनी पीछे हट रही थी, वैसे वैसे अयान उसी की ओर बढ़ रहा था। अवनी झटके से पीछे मुड़ी और बेड पर पड़े अपने पर्स में से गन निकाल अयान पर ताक दी। वो अयान को डराना चाहती थी, ताकि अयान उससे दूर रहे और ऐसा वैसा किसी भी तरह का बिहेव ना करे। मगर अयान तो अवनी को ऐसा करते देख हंस रहा था, और वह बिल्कुल भी नहीं डरा। वह तो अब भी अवनी की ओर अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। अवनी ने वार्निंग देते हुए कहा, देखो यह कोई खिलौना नहीं है, यह असली बंदूक है। अगर मैंने गोली चला दी तो तुम मर जाओगे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, जान से मर दूंगी। फिर भी अयान बिल्कुल नहीं डरा, जैसे उस पर अवनी की बात का जरा सा भी असर ना हुआ हो। अवनी अभी उसी असमंजस में थी कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वह तुरंत ही अपने पॉइंट को थोड़े नीचे की ओर टारगेट करती है। अयान समझ चुका था, अगर उसने और ज्यादा देर की तो अवनी उसके पैरों पर गोली चला सकती थी। उसने तुरंत ही लपक कर अवनी के हाथ से उस गन को छीन लिया। अयान इतना फास्ट था कि अवनी कुछ समझती उससे पहले ही गन उसके हाथों से जा चुकी थी। अयान ने उस गन को दूर फेंक दिया। अवनी आंखों में अब डर साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि वह थोड़ी देर पहले आजमा चुकी थी। उसकी ताकत अयान के सामने कुछ नहीं थी। अयान बहुत ही स्ट्रांग था, वह उससे नहीं जीत सकती थी। अब तो उसके पास गन भी नहीं थी। वो वहां से कहीं जाने के बारे में सोचती उससे पहले ही अयान उस पर किसी शेर की तरह टूट पड़ा और उसने अवनी को जोर से बेड पर पटक दिया। कोमल से बेड पर अवनी किसी पत्ते की तरह गिरी और अयान तुरंत अवनी के ऊपर चढ़ गया। अयान ने अवनी के दोनों हाथों को ट्विस्ट कर अपने एक हाथ से दबा रखा था और उसने अपने दूसरे हाथ से अवनी की कमर को टाइटली पकड़ रखा था। अभी अवनी अयान के नीचे थी। वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। वह पानी में से निकाली गई मछली की तरह छटपटा रही थी, मगर उसका यूं छटपटाना बिल्कुल बेफिजूल था। वह अयान से जीत नहीं सकती थी। अब अवनी भी ये बात अच्छी तरह जान गई थी। तकरीबन आधा घंटा बीत गया, मगर अभी तक अवनी अयान से खुद को छुड़ा नहीं पाई थी। उसके हाथ की कलाइयां लाल हो गई थी, मगर वह एक भी बार अयान से छूट नहीं पाई। इतनी कोशिशों के बाद भी वह नाकाम रही। वह हार नहीं मानना चाहती थी। वह किसी भी हालत खुद को अयान को नहीं सौंपना चाहती थी।
वो लगातार उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। अयान कब से मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, बेबी, क्या तुमने अभी भी हार नहीं मानी? अब तो समझ जाओ कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती। यह जिद छोड़ दो, सिर्फ एक किस की तो बात है। मगर अब मुझे तुमसे मांगने की भी क्या जरूरत है? मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, आखिर तुम मुझे नहीं रोक सकती। अयान अब अवनी की ओर बढ़ रहा था। वो उसके और भी ज्यादा करीब आ चुका था। उन दोनों की सांसें मिल रही थी और अयान के होंठ अवनी के होठों से कुछ ही दूरी पर थे। अवनी कभी भी इतनी ज्यादा बेबस नहीं हुई थी, तब भी नहीं जब उस पर जान से बनाई हो। वो हर बार हालातों से लड़ जाया करती थी, मगर अयान उससे कहीं आगे था। अवनी जैसे अब हार मान चुकी थी, उसमें अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अयान को फेस नहीं कर पा रही थी। जब अवनी अपनी आंखें बंद कर ली, तो अयान उसे ध्यान से देखने लगा, मगर उसने देखा कि अवनी की आंखों के कोनों से आंसू बहकर बाहर निकल रहे थे। अयान तो बस अवनी को परेशान करना चाहता था। वो बस उसे आजमा रहा था, मगर वह शायद कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। अवनी बहुत डर गई थी। अयान ने तुरंत ही उसे छोड़ दिया और बेड पर साइड में जाकर लेट गया। अवनी ने महसूस किया कि अयान ने उसे छोड़ दिया। बिल्कुल पास आकर अयान ने उसके साथ कुछ नहीं किया। उसने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। वह बहुत ही हैरान थी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अपनी साइड में लेटे अयान की ओर देखा। अयान तो अभी भी मुस्कुरा रहा था। भले ही वह जीत गया था, मगर उसने अवनी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अपनी के अंदर गुस्सा अभी भी भरा हुआ था। वो अयान से कहती है, तुम बहुत ही घटिया आदमी हो। मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत गलत किया। तुम। अवनी को बीच में ही काटते हुए अयान ने कहा, अगर आज मैं चाहता तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं किया। अगर मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहता तो तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ देता। दोबारा ये बात मुझसे कभी मत कहना। अवनी अपने कपड़े को सही करते हुए बेड से उठ जाती है। वह नाराजगी से अयान की ओर देख रही थी, मगर उसे बार बार अयान की वही बात सुनाई दे रही थी कि वह उसके साथ कुछ भी कर सकता था, मगर फिर भी उसने कुछ नहीं किया। क्या अयान सच में अवनी को पसंद करता था? आखिर वह कौन था? क्यों अवनी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पा रही थी? ये सारी बातें अवनी को परेशान कर रही थी। अयान अभी भी वैसे ही बेड पर लेटा हुआ था। वो ब्लैंकेट ओढ़ सोने की कोशिश करता है। तभी अवनी उसे चिढ़कर कहती है, कम से कम अब तो अपने कपड़े पहन लो। अयान ने सोते हुए कहा, मुझे रात को कपड़े पहनकर नींद नहीं आती। अयान के मुंह से ऐसी बात सुन अवनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती है। फूलों से सजे बिस्तर पर अयान अकेला ही सो रहा था। अवनी को सोफे पर बैठे बैठे ही आंख लग गई। उसे पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। जब अवनी सो गई तो अयान धीरे से उठा। उसने देखा कि अवनी सोफे पर बैठे बैठे ही सो रही थी। वह थोड़ा सिकुड़कर बैठी हुई थी, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। ऊपर से अवनी ने को नाइट ड्रेस पहन रखा था। उसका कपड़ा भी बहुत पतला था। अयान बेड से नीचे उतरकर सबसे पहले तो अपने कपड़े पहन लेता है। उसने अवनी को सोफे से धीरे से उठाया और बेड पर सुला दिया। अयान ने उसे इतनी आराम से उठाया था कि अवनी को पता ही नहीं चला। उसकी नींद बिल्कुल ही नहीं खुली। अयान ने उसे बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। सुबह का वक्त। अवनी की आंखें खुली तो उसे याद नहीं था कि वह कहाँ पर है। उसने सुकून से अंगड़ाइयां ली और फिर एक नज़र अपने आसपास डाली तो वह समझ गई कि वह अपने घर के बेड पर नहीं थी। उसे कल रात की सारी घटनाएं एक के बाद एक याद आई। तुरंत ही उसने अपने बगल में देखा तो एक आदमी अपनी काली गहरी आंखों से बस अवनी को ही देखे जा रहा था। वो अवनी की बिल्कुल बगल में लेटा था। अवनी गुस्से से उठी और तुरंत ही बेड से नीचे उतर गई और अयान के सामने अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहने लगी, तुम। वो आगे कुछ कहती, उससे पहले ही उसे याद आया कि अयान तो कल रात यहीं पर सोया हुआ था, बल्कि वह खुद ही सोफे पर बैठे बैठे सो गई थी। मगर पता नहीं वह यहाँ कैसे आ गई। उन्होंने पूछा, मैं तो वहाँ सोफे पर थी, यहाँ बेड पर कैसे आ गई? अयान ने हंसते हुए कहा, मुझे क्या पता, हो सकता है शायद तुम्हें मेरे बिना नींद न आ रही हो, इसीलिए यहाँ मेरे पास आ गई। अवनी ने गुस्से से कहा, अपनी बकवास अपने पास ही रखो, यह जरूर तुम्हारी ही हरकत होगी। अयान ने बेड से उतरते हुए कहा, माना कि हम पति पत्नी हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम सुबह सुबह ही मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दो। अभी वक्त ही कितना हुआ है हमारी शादी को, इतनी जल्दी यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अवनी ने गुस्से से कहा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और वह अपना पैर पटकती हुए वहां से चली जाती है।
अयान ऐसे अवनी को परेशान होता देख मन ही मन हंस रहा था। अवनी जल्दी से वहां से निकल जाना चाहती थी। अब तो सुबह भी हो चुकी थी। वह तुरंत ही फ्रेश होने चली जाती है। जब वह वापस आई तो अयान वहां पर नहीं था, मगर उसने एक भी बार उससे ढूंढने की कोशिश नहीं की। अवनी के ऑफिस में अब अवनी इस ऑफिस को अपना कह सकती थी। हालांकि अभी तक सारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई थी। अभी भी पूरा बिजनेस अवनी के पापा के नाम ही था, मगर 1-2 दिन में यह सब कुछ अवनी का होगा। उसे किसी भी डिसीजन के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। उसने इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत ही मेहनत की थी। अवनी के पापा भी यह बात अच्छी तरह जानते थे। शेखर को भी इस बात का पता चल गया था कि अवनी ने शादी कर ली थी। वह अवनी के केबिन में आकर उसे कांग्रेचुलेशन विश करता है। अवनी शेखर के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, इसीलिए वो जब भी उसे देखती तो उसे बहुत ही गुस्सा आता था। फिर भी वह खुद को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि वह भी इन सारी बातों को अपने पापा तक नहीं पहुंचने देना चाहती थी। जब पूरी कंपनी उसके नाम हो जाती तो वह खुद ही शेखर को यहाँ से निकाल देगी। वह अभी के लिए तो ये किसी के सामने जाहिर नहीं करती कि शेखर उसे धोखा दे रहा था। दूसरी ओर अयान को अजय ने होटल के बाहर से ही अपनी कार में पिक कर लिया था। वह लोग अयान के घर की ओर जा रहे थे। आज अवनी बहुत खुश थी। वह अपना काम कर रही थी। अभी तो दोपहर भी नहीं हुई थी कि अवनी को अपने पापा की कॉल आई। अवनी ने तुरंत अपने पापा की कॉल पिक कर ली। राजवीर जी ने कहा, बेटा मैंने और तुम्हारी मोम ने आज रात सिंघानिया मेंशन में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। यहाँ पर बहुत सारे जानने वाले आएंगे। तुम जल्दी से फ्री होकर अयान के साथ यहाँ पर आ जाना। यह पार्टी तुम्हारी और अयान की शादी की खुशी में है। राजवीर जी अपनी बेटी की खुशी के लिए जो हो सके वह सब कुछ करना चाहते थे। अवनी ने झिझकते हुए कहा, मगर पापा इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। राजवीर जी ने कहा, बेटा बात जरूरत की नहीं खुशी की है, और मैं और तुम्हारी मोम अपनी खुशी सबके साथ बांटना चाहते हैं। क्या तुम खुश नहीं? अब अवनी अपने पापा को किसी भी तरह मना नहीं कर सकती थी। उसने कहा, पापा मैं बहुत खुश हूँ और आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। यह जानकर और भी ज्यादा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं और अयान वक्त से आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। उसके बाद अवनी अपना फोन रख देती है। अब फिर से उसे अयान के साथ अपने घर जाना होगा। अनन्या के फ्लैट पर अनन्या कल रात से खुद को बहुत ही डिप्रेस फील कर रही थी। रात को बहुत सारी शराब पी ली थी और नशे में ही बेहोश होकर सो गई थी। वो तकरीबन दोपहर तक नहीं उठी। राहुल वापस आ चुका था। जब अनन्या जगी तो उसने देखा राहुल पहले से ही उसके घर आ चुका था। वो सोफे पर बैठा हुआ अनन्या के जगने का इंतजार कर रहा था। राहुल को देख अनन्या तो जैसे भड़क गई। वो गुस्से से कहने लगी, अब क्यों आए हो? यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद तुम्हें पता है अब हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। पापा ने सब कुछ अवनी को दे दिया। अनन्या बहुत ही दुखी और परेशान थी। राहुल उसे इस तरह परेशान और दुखी नहीं देख सकता था। वह अनन्या को तसल्ली देने के लिए कहता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनन्या अभी अभी नींद से जगी ही थी। वह पहले ही राहुल से बहुत नाराज थी। राहुल ये बात जानता था कि अनन्या कितना गुस्से में थी। उसका पूरा घर बिखरा पड़ा था। ताज की हर एक चीज जमीन पर टूटकर बिखरी हुई थी। पूरा सामान तहस नहस हो चुका था। राहुल तो अनन्या को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, मगर अनन्या जानती थी कि राहुल उसे झूठी तसल्ली दिए जा रहा था। वह गुस्से में जमीन पर बिखरी चीजों को अपने पैर से लात मारते हुए राहुल से कहती है, अब यह झूठी तसल्ली देना बंद करो। उसने चालाकी से सब कुछ अपने नाम करवा लिया। अब हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। अब उसके सामने मेरी कोई भी औकात नहीं रह जाएगी। अनन्या रोने लगती है। अनन्या अवनी से हद से ज्यादा नफरत करती थी। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि उससे ज्यादा अवनी को पेरेंट्स का प्यार मिलता था और वह अकेली रह जाया करती थी। मगर यह सिर्फ अनन्या का भ्रम ही था। अनन्या को रोते देख राहुल तुरंत ही उसे अपने गले से लगा लेता है। वह दिलासा देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम जो चाहती हो मैं वह तुम्हें जरूर दिला कर रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब यह रोना बंद करो। अब रोने की बारी तुम्हारी नहीं, अवनी की है। देखो मैं अब क्या करता हूँ। राहुल ये सब बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। राहुल को ऐसे कॉन्फिडेंट देख अनन्या समझ जाती है कि राहुल जरूर इस बात का कोई ना कोई हल निकाल लेगा। उसे फिर से उम्मीद की कोई किरण निकलती हुई दिखने लगी। राहुल अनन्या से मिलकर वहां से चला जाता है। दोपहर का वक्त, अवनी बस लंच के लिए ब्रेक लेने ही वाली थी कि तभी उसको अपने घर से फोन आया।
यह कॉल घर के लैंडलाइन नंबर से आई थी। घर की एक मेड ने अवनी को कॉल किया था। अवनी के फोन उठाते ही सामने से उस मेड ने कहा, मैडम, अनन्या मैडम आई हुई है। वो यहाँ पर अपना सामान रखना चाहती है, इसलिए वह आपके कमरे से आपका सामान हटाने को बोल रही है। अब हम क्या करें? अवनी तुरंत ही समझ गई कि उसके कुछ भी कहने से अनन्या नहीं मानने वाली। वो जरूर वहां पर जाकर कोई ना कोई तमाशा करेगी, इसलिए वो तुरंत ही अपने घर जाने का फैसला करती है। अवनी किसी भी कीमत पर उस घर को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वह घर उसे अपने पापा ने गिफ्ट में दिया था। मगर अनन्या तो बिल्कुल भी मानने वाली नहीं थी। अवनी ने सोचा कि अब वह उसे उसी की भाषा में समझाएगी। सिंघानिया फैमिली के कुछ नौकर अनन्या का सामान वहां पर ला चुके थे। अनन्या लिविंग रूम में बैठे हुए पूरे घर को देख रही थी और खुश हो रही थी। कुछ ही देर में अवनी भी वहां पहुंच जाती है। हालांकि अनन्या ने ऑर्डर दिए थे कि अवनी का सामान उसके कमरे से निकाल फेंको, मगर किसी भी सवे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बिना परमिशन अवनी के कमरे में दाखिल भी हो। वह लोग डरे हुए थे, आखिर वह किसकी बात सुने। अगर उन्होंने अनन्या की बात नहीं मानी तो भी उन लोगों को पछताना पड़ेगा, और अगर उसकी बात मान ली तो अवनी उन लोगों को नहीं छोड़ेगी। वो सब अपने सर झुकाकर खड़े हुए थे। अवनी ने आते ही अनन्या से गुस्से में कहा, यह क्या तमाशा है? अनन्या ने कहा, कोई तमाशा नहीं है दीदी, आपने ही तो कल कहा था कि आप आज अपना सामान यहाँ से शिफ्ट कर लेंगी, इसीलिए मैं अपना सामान यहाँ पर लेकर आ गए। मगर मुझे तो नहीं लगता कि आप मुझे यह घर देना भी चाहती हैं। अवनी ने साफ साफ कह दिया, तुम्हें बिल्कुल सही लगता है, मैं तुम्हें यह घर किसी हाल में नहीं दूंगी। समझती क्या हो तुम अपने आप को? पापा ने तुम्हें छोटी बच्ची समझकर बहुत बिगाड़ दिया है, मगर अब बहुत हुआ। अवनी और अनन्या को लड़ते देख सारे सर्वेंट वहां से चले जाते हैं। अगर वह लोग और ज्यादा वहां पर खड़े रहते तो वह दोनों उन लोगों को भी नहीं छोड़ते। अनन्या बहुत ही रूडली अवनी से बात कर रही थी। अवनी भी अब चुप नहीं रहती। अवनी अपने पर्स से फोन में निकाल कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करती है जो उसे चिराग ने भेजा था। यह रिकॉर्डिंग शेखर और अनन्या की कॉल रिकॉर्डिंग थी। इसमें अनन्या ने अवनी के खिलाफ रची हुई साजिश के सबूत थे। अपनी और शेखर की कॉल रिकॉर्डिंग सुन अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बहन जान चुकी थी कि अनन्या ने उसके खिलाफ क्या प्लानिंग की थी। अनन्या जज से कहती है, यह सब क्या बकवास है? अवनी ने गुस्से से कहा, यह कोई बकवास नहीं है, यह सब कुछ सच है। तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम पापा की सारी प्रॉपर्टी हड़प सको। तुम आखिर इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? अनन्या कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसकी बोलती तो अवनी ने पहले ही बंद कर दी थी। अवनी आगे बोलना जारी रखती है, और तुम क्या सोचती हो यह सब जानने के बाद क्या मैं तुम पर जरा सा भी यकीन कर सकती हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये घर दूंगी? बिल्कुल नहीं, यह घर तो मैं तुमस वापस लेकर ही रहूंगी। अवनी ने अब ये साफ साफ कह दिया था कि अब वह इस घर को अनन्या को किसी हाल नहीं देगी। अनन्या अभी अवनी से बुरी तरह लड़ना चाहती थी, मगर वह क्या कहती? उसे डर लगने लगा कि कहीं अवनी ने ये रिकॉर्डिंग मम्मा पापा को सुना दी तो पता नहीं अनन्या का क्या होगा। अनन्या घबराते हुए वहां से जाने लगती है। उसका सामान अभी भी वहीं पड़ा था। वो उसकी और एक बार भी नहीं देखती और वहां से चली जाती है। पीछे से अवनी ने कहा, कम से कम अपना ये घटिया कचरा तो यहाँ से लेकर जाओ। मगर अनन्या थी कि एक बार भी पीछे मुड़कर देखना उसने सही नहीं समझा। वह अवनी को फेस नहीं कर पा रही थी। उसके पास अवनी को देने के लिए अभी कोई जवाब नहीं था। वह जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहती थी। अनन्या के जाने के बाद अवनी अपने बेडरूम में चली जाती है। वह अब वापस ऑफिस नहीं जाना चाहती थी। वैसे भी उसे शाम को अपने पापा के घर भी जाना था, मगर उसे याद आया कि वह अकेले नहीं जा सकती थी, उसे तो अयान को भी साथ ले जाना था। उसने अयान को मैसेज किया, हमें आज शाम मेरे पापा के घर जाना है। उन्होंने सिंघानिया मेंशन में हमारी शादी की खुशी में पार्टी रखी है, इसीलिए जाना जरूरी है, तुम वक्त से आ जाना। अयान ने उस मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दिया था। अवनी शाम तक इंतजार कर रही थी, मगर अयान की ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। वो एक बार उसे फ़ोन करने के बारे में सोचती है, मगर फिर उसे पिछली रात जो कुछ भी हुआ को याद आता है और वह अपना ख्याल छोड़ देती है। अवनी सोच रही थी कि अगर अयान नहीं आया तो उसके पापा पता नहीं उन लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोचेंगे। अवनी बस ये सोच रही थी कि उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि उसे अयान कॉल कर रहा था। उसने तुरंत ही कॉल उठा ली। सामने से अयान ने कहा, हेलो जानेमन, क्या मेरे बारे में ही सोच रही थी? अवनी ने तंज कसते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें दिन में सपने देखने की आदत है। क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं।
अयान ने कहा, छोड़ो भी, मुझसे क्या झूठ बोलना, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। तुम सच में मेरे बारे में ही सोच रही थी। चाहो तो किसी प्यार करने वाले की कसम ले लो। अवनी अयान से बहस नहीं करना चाहती थी। वो तुरंत कहती है, छोड़ो इन सब बातों को, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज शाम मेरे पापा ने सिंघानिया मेंशन में पार्टी रखी है और यह पार्टी हम दोनों की शादी की खुशी में है, तो हमारा वहां जाना जरूरी है, इसलिए वक्त से आ जाना। कहीं ऐसा ना हो जिसके लिए पार्टी रखी है वो खुद ना आए। अयान ने कहा, मगर मैं आज शाम बिजी हूँ, मैं पार्टी में नहीं आ सकता। अवनी परेशान होते हुए तुरंत कहती है, क्या मतलब नहीं आ सकते? ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो तुम एक दिन डिले नहीं कर सकते? मैंने कहा हमारा जाना बहुत जरूरी है, तुम्हें कुछ भी करके मेरे साथ चलना ही होगा। अयान ने कहा, रुको रुको मेरी जान, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम कहो और मैं ना आऊं, यह कभी हो सकता है क्या? मैं जरूर वक्त से आ जाऊंगा। अयान का इस तरह बातें करना अवनी को अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उसे अभी यह सब कुछ सहन करना पड़ रहा था। आखिर वह करती भी क्या? वह उससे शादी कर चुकी थी और इतनी जल्दी डाइवोर्स भी नहीं ले सकती थी। उसे पहले अपने पापा को यकीन दिलाना था कि उनकी शादी सच थी। बेशक अयान अवनी की बेबसी का फायदा उठा रहा था, आखिर उठाता भी जैसे नहीं। उसने अवनी की इतनी बड़ी हेल्प जो करी थी। अवनी ने आज पार्टी में जाने के लिए लॉन्ग गाउन पहना था, बहुत ही क्यूट और प्यारी लग रही थी। अगर कोई उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। दोपहर से ही अवनी अयान के ही बारे में सोच रही थी। वो उसे इतना परेशान कर रहा था, फिर भी अवनी को उसे अपने साथ ले जाना पड़ेगा। अवनी जब रेडी होकर नीचे आने लगी तो अयान पहले से ही उसके घर पर आ चुका था, मगर अब तक अवनी को किसी ने भी नहीं बताया था। अवनी हैरानी से अयान की ओर देख रही थी। वो सोफे पर बैठा हुआ था, उसने एक देसी ब्लैक सूट पहना हुआ था। वो उसमें बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। अवनी सीढ़ियां उतरते उतरते बस अयान को ही देख रही थी, तो दूसरी ओर अवनी को देख अयान अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपनी ओर बढ़ रही प्यारी सी लड़की को आंखें भर कर देखने लगा। अयान अवनी को एकटक देखे जा रहा था। अवनी अभी भी उसे ही देख रही थी, मगर जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर गई तो वह अयान से कहने लगी, अभी इस तरह उल्लू की तरह देखना हो गया हो तो चलो, अब हमें देर हो रही है। अवनी जब ये बोल जाने लगी, मगर तभी उसके हाई हील्स ने उसे धोखा दे दिया और वह अपना बैलेंस खो गई थी। वह जैसे ही गिरने को हुई तो अयान ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। अयान ने उसे गिरने से तो बचा लिया, मगर उसने देर तक अवनी की कमर में अपने हाथ को बांधकर उसे टाइटली पकड़ रखा था। अयान ने उसे को अपनी ओर खींच लिया। इससे उन दोनों के चेहरों के बीच बहुत कम फासला रह गया था। अपनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ज्ञान को देख रही थी। उन दोनों को सांसें अभी एक दूसरे से मिल रही थी। अवनी ने खुद को संभाल लिया था। वह अयान से दूर होने की कोशिश करती है, मगर अयान उसे नहीं छोड़ता। अवनी कुछ बोलने को हुई तो अयान ने कहा, अरे अरे, तुम्हें मेरी बाहों में आने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं, तुम जब चाहो मेरे पास आ सकती हो। अवनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों से अयान के सीने पर मामने लगती है और उसे कहती है, छोड़ो मुझे, यह सब कुछ तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे पास आने में। अगर अवनी कोई रिएक्ट न करती तो अयान आज उसे किस कर ही लेता। अयान ने अपनी पकड़ ढीली कर दी थी, इसीलिए अवनी आसानी से उससे दूर हो गई और फिर वह मुंह फुलाकर आगे चलने लगी। अयान अवनी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। जब ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था तो अवनी पीछे की सीट पर बैठे हुए विंडो से बाहर देख रही थी। अयान को फिर से मस्ती सूझी और वह अपनी सीट से थोड़ा खिसका और अवनी को चिपक कर बैठ गया। अवनी का ध्यान अभी तक अयान की ओर नहीं था, मगर जब अयान उसके इतने पास आ गया तो वो हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। अवनी ने धीरे से कहा, क्या तुम चैन से नहीं बैठ सकते?